हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम्स की। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बिजीनेस होने की वजह से वीडियोस जल्दी जल्दी नहीं आ पा रही है, बट ये चीज की गारंटी है कि जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगा वो बिजनेस स्टडीज हो, अकाउंटेंसी हो, क्लास 11th हो या 12th हो, तो आपको उसके बाद भी किसी भी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड यस, बिकॉज आई एम अ केबीएस टीचर, सो आई विल टेल यू ऑल इन डिटेल टॉपिक जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको हम इन डेप्थ करेंगे जो एग्जाम में ज्यादा वेटेज कैरी करता है, और जो भी एग्जाम में लेस वेटेज वाले हैं उनको हम ऊपर ऊपर से देखेंगे बट पढ़ेंगे जरूर। सो स्टूडेंट, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट आवर बिजनेस स्टडीज जर्नी ऑफ क्लास 11th चैप्टर 1 फ्रॉम टुडे विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। और एक और जरूरी बात, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज के एक बहुत ही इजी तरीके से समझने के रास्ते को आपने ब्लॉक कर दिया है। स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज हमारे साथ बने रहिए। मैं सारे टॉपिक्स को इन डेप्थ और अच्छी तरीके से आपके एग्जाम तक डेफिनेटली कवर कराऊंगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु आर इन क्लास 11th और 12th, because along with this business studies and accountancy, simultaneously I give so many career guidance also to those students who are stuck in their career or they are indecisive of which career option to take. So please subscribe to this channel and share with your friends. Okay, back to the topic. सो स्टूडेंट्स, हमारे क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज का जो पहला चैप्टर है, इट इज ऑल अबाउट बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके स्टूडेंट्स, जिसमें स्टार्टिंग के पार्ट में इंडिया की थोड़ी सी हिस्ट्री दी हुई है, जो कि मैं फटाफट से थोड़े से थियरी और थोड़े से रिटन के थ्रू आपका क्लियर कराऊंगा। सो स्टूडेंट, इंडिया की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी रही है। आपको पता है इंडिया वॉज वेरी रिच इन सॉइल के मामले में बोल लो आप, या यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के मामले में बोल लो, एग्रीकल्चर के मामले में बोल लो, ओके, स्टोन्स के मामले में बोल लो, कपड़े प्रोडक्शन के मामले में बोल लो, इंडिया वाज वेरी रिच। सो दिस क्वेश्चन कम्स यूजुअली फॉर 1 मार्क। इंडिया वाज नोन एज डैश। अब इसमें आपको ये 2 से 3 ऑप्शन मिलेंगे, सोने की चिड़िया, स्वर्ण भूमि, दिस दैट। सो एज पर एनसीईआरटी अगर आप उसको पढ़ेंगे तो इंडिया इज नोन एज स्वर्ण भूमि। ओके, सो इंडिया को स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था स्टूडेंट, क्योंकि इंडिया सोने की खदान मानी जाती थी, सोने की चिड़िया मानी जाती थी। हर चीज में यहाँ पे सोना बहुत ज्यादा होता था। राजे महाराजे आप लोगों ने तो सुने ही होंगे। सो इंडिया का जो कल्चर था वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था, इतना ज्यादा रिच था कि दूर दूर से एंशिएंट रोम, इजिप्ट, मेसोपोटामिया के लोग भी भारत में ट्रेड करने के लिए आने लगे। और जब वो ट्रेड करने के लिए आने लगे तब उन्हें पता चला कि अरे यार, इंडिया के जो लोग हैं इनका खाना बड़ा टेस्टी होता है। इनके खाने के टेस्टी होने का रीजन क्या है? स्पाइसेस। तब उनको हमारे मसालों के बारे में पता चला। और आपको पता है हमारे इंडिया का जो साउथ इंडिया है वो स्पाइसेस के मामले में तो किंग है। सो इसीलिए फॉरेन के जो रास्ते हमारे इंडिया में आते थे स्पाइसेस के डील के लिए, उन रास्तों को बोला जाता था स्पाइस रूट। दिस क्वेश्चन विल आल्सो कम फॉर 1 मार्कर। सो स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या देखा? इंडिया वाज नोन एज स्वर्ण भूमि एंड स्पाइस रूट। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट वाज द सिल्क रूट। ओके, सो स्टूडेंट, इंडिया का जो ईस्ट और वेस्ट का कनेक्टिंग पार्ट था उसको हम लोग स्पाइस रूट बोलते थे। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट इज द सिल्क रूट विच वाज नोन एज इन एंशिएंट इंडिया। तो स्टूडेंट, इंडिया का जो सिल्क रूट था वो बहुत अच्छा था। इंडिया में कलिकट और पुलिकट नाम के 2 सी शोर्स थे जहां पे बहुत बड़ी बड़ी जहाजें आती थी और उससे सामान उतरते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, आयात निर्यात होता था। नो, व्हाट वाज द पुलिकट? पुलिकट वाज समवेयर इन नियर ओडिशा। ओडिशा वाला जो आपका सी शोर का एरिया है पूरा, सो उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिकट। एंड व्हाट वाज द पुलिकट? पुलिकट हमारा साउथ इंडिया के पार्ट वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं। एंड मुंबई, गोवा, कोंकण और यहाँ पे केरल वाला जो वेस्ट वाला हिस्सा है उसको हम लोग बोलते थे मालाबार के नाम से। सो स्टूडेंट, मालाबार, कलिकट और पुलिकट नाम के 3 सी शोर्स होते थे। अब स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने कि इंडिया में क्योंकि समुद्री रास्ते होते थे तो लोग समुद्रों के थ्रू क्या करते थे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। द सी वे वाज वेरी डेवलप्ड, मैरीटाइम रूट वाज वेरी मच डेवलप्ड इन इंडिया। सो इस वजह से क्या होता था, जो चोर होते थे, समुद्री डाकू होते थे, जिनको आप लोग कहते हैं पायरेट्स, पायरेट्स भी बहुत ज्यादा होते थे। सो पैसे या गोल्डन मोहर या कॉइन्स ले जाना ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होता था। तो इसी वजह से एक नई चीज का आविष्कार हुआ,
new innovation came which was known as the hundis in India. Yes student, as you can see hundi और चिट्ठी which I have written here. hundis, what were hundis? तो हुंडी ऐसी चीज होती थी जिसके लिए आपको फिजिकल अमाउंट में गोल्डन कॉइन्स या पैसे ले जाने की जरूरत नहीं होती थी, आप क्या कर सकते थे, हुंडीज लिख के दे सकते थे। अब हम देखेंगे इसमें हुंडीज होते क्या थे, फटाफट से मैं टॉपिक को कवर कर। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि उस टाइम पे पायरेट्स बहुत ज्यादा थे, डाकू बहुत ज्यादा होते थे, तो पैसे लेके घूमना इट वॉज नॉट सेफ। तो क्या होता था, अब यहां पे इसको मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाऊंगा। समझ लीजिए हमारी स्टोरी में दो लोग हैं, मिस्टर दुखीराम और मिस्टर सुखीराम, दो लोग हैं। ओके, सो मिस्टर दुखीराम जो है ये हमेशा दुखी रहते थे। क्यों दुखी रहते थे? क्योंकि इनको कोई भी कभी भी हाथ में गोल्डन कॉइन्स नहीं देता था और ये बहुत डरपोक भी थे, तो गोल्डन कॉइन्स लेना नहीं चाहते थे। तो मिस्टर दुखीराम जैसे ही सामान बेचते थे, किसको? मिस्टर सुखीराम को सामान बेचते थे, तो मिस्टर सुखीराम इनको क्या दे देते थे? इनको एक दे देते थे धनी जोग। धनी जोग यानी एक ऐसा पेपर जिसके ऊपर मिस्टर सुखीराम की साइन होती थी और लिखा हुआ होता था कि ये जिसके पास भी पेपर है, ये पेपर जिसके पास भी है वो इतने पैसे ले सकता है किसी थर्ड पार्टी से। समझ लीजिए मिस्टर मालामाल सिंह, ओके, मिस्टर मालामाल सिंह से 6,000 रुपए ले सकता है, ऐसे लिख के हमारे सुखीराम ने साइन करके दे दिया मिस्टर दुखीराम को। अब दुखीराम को जब ये मिला तो हमारे दुखीराम भी क्या हो गए? सुखी हो गए। ओके, और ये तो सामान लेके क्या हो गया? पिक्चर से बाहर हो गया, ये चला गया। अब हमारे दुखीराम जी क्या हो रहा था? मालामाल जी के पास जा रहे थे, जाते जाते इनको इनके साहूकार मिल गए जिससे लोन लेके हमारे दुखीराम ने सामान खरीदा और इनको बेचा था। तो अब इन्होंने क्या करा? अपनी साइन करके वहां पे दे दिया कि आप जाके, किसको दे दिया? अपने साहूकार को, कि आप जाके मालामाल सिंह से पैसे ले लीजिए। और मालामाल सिंह के पास फटाफट से ये जो साहूकार था वो धनी जोग लेके पहुंच गया। यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि धनी जोग जिसके पास भी होता है वो धनी हो जाता है, रिच हो जाता है। एंड स्टूडेंट एज यू कैन सी दीज हुंडीज वर ऑफ टू टाइप्स। एक तो होती है दर्शनी। दर्शनी का मतलब होता है दर्शन करना। जैसे ही आपने उसको दर्शन किए, जैसे ही किसी पार्टी ने उसके दर्शन कर लिए, देख लिया, वो इमीडिएटली पैसे दे देगा, वो वेरीफाई नहीं करेगा, सिर्फ वो नीचे हस्ताक्षर यानी कि साइन देखेगा। तो देखा आपने कैसे धनी जोग जो था वो कैसे सुखीराम से दुखीराम के पास, दुखीराम से फिर उनके जो कर्जदार, जो उनके बैंकर थे उनके पास, जिन्होंने साहूकारों ने उनको लोन दिया था उनके पास, और फिर वो बैंकर जो था वो किसके पास गया? मालामाल सिंह के पास गया और धनी जोग के दर्शन करा के उसने 6,000 रुपीज ले लिए। यानी इस तरीके से क्या हुआ? इनका पूरा का पूरा लोन जो था वो भी खत्म हो गया और मालामाल सिंह को जो पैसे सीधा किसको देने थे? हमारे सुखीराम को देने थे, वो पैसे उन्होंने इन साहूकारों को दे दिया। सो आई होप स्टूडेंट धनी जोग आपको समझ में आ गया होगा। और दर्शनी और मुद्दती, ये दो तरीके के हमारे जो हुंडीज होते थे। तो दर्शनी का मतलब होता था कि देखते ही पैसे दे देना, और मुद्दती का मतलब होता है कुछ मुद्दत यानी कुछ समय मांगना, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आप जब पैसे की पेमेंट करते हो। तो धनी जोग दर्शनी का मतलब होता है कि यहां पे इन्होंने जैसे ही मालामाल सिंह ने क्या करा? बिल देखा, उन्होंने पेमेंट कर दिया। व्हाई? बिकॉज इट वाज अ दर्शनी। बट यहां पे जब धनी जोग मुद्दती की बात आती है तो यहां पे हमारे सुखीराम ने बोला कि दुखीराम तुमको अपने घर पहुंचते पहुंचते ही 20 दिन लग जाएंगे, क्योंकि दूर आए हो आप मुझे सामान डिलीवर करने के लिए। सो ये जो मैं बिल ड्रॉ कर रहा हूं ये दर्शनी नहीं होगा, ये मुद्दती होगा। यानी कि आप 20 दिन के बाद ही मालामाल सिंह से पैसे ले सकते हो। अब इन्होंने जो इनको बिल ड्रॉ किया, ओके, इन्होंने जो बिल ड्रॉ किया इमीडिएटली इन्होंने अपने साहूकार को दे दिया। और साहूकार अगर 10 दिन के बाद ही मालामाल सिंह के पास पहुंचा तो मालामाल सिंह बोलेंगे सर आप अच्छी तरीके से देखिए, ये धनी जोग तो है लेकिन ये दर्शनी नहीं है, ये क्या है? मुद्दती है। यानी टाइम पीरियड है इसमें 20 दिन का, तो आप मेरे पास 20 दिन के बाद आइएगा। तो ये क्या करेगा? जो साहूकार है वो 20 दिन के बाद मालामाल सिंह के पास जाएगा और पैसे ले लेगा। सो आई होप स्टूडेंट धनी जोग मुद्दती और धनी जोग दर्शनी दोनों आपको क्लियर हो गए। दर्शनी यानी दर्शन करा के पैसे ले लेना, दिखा के पैसे ले लेना, और मुद्दती मतलब सेम बट टाइम विंडो के बाद ही आपको पैसे मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द साहजोग। साहजोग, अब ये साहजोग क्या होता है चलिए उसको समझते हैं। तो स्टूडेंट समझ लीजिए हमारे दुखीराम को क्या करना था? पैसे भेजने थे। किसके पास भेजने थे? दूर कहीं बैठे
अपने फ्रेंड सुखीराम के पास, ठीक है। लेकिन ये ट्रैवल करके नहीं जा सकते क्योंकि आपको पता ही है मिस्टर दुखीराम जो है वो क्या है, बेचारे बहुत भोंदूस हैं, इनको कोई भी मार के पैसे ले लेता है। तो ये क्या करेंगे, अपने ही एरिया के किसी सेठ के पास जाएंगे, जो कि क्या होता था, शाह होता था, बहुत बड़ा रिच पर्सन होता था, उसके पास जाएंगे और बोलेंगे शाह जी क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे, मुझे अपने एक फ्रेंड सुखीराम को दूर बैठे मुंबई में पैसे भेजने हैं और मैं तो यहाँ पे कोलकाता में रह रहा हूं, तो क्या आप मेरी मदद कर देंगे। उन्होंने बोला ठीक है, मिस्टर शाह ने बोला कि ठीक है, मैं कलकत्ता के एक बहुत अच्छे शाह को जानता हूं, यानी कि ये पैसा जो था वो पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन ही हो सकता था। तो यहां जो इनके शाह थे, इनके जो शाह थे, उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, तुम ये क्या करो, ये पैसे मुझे दे दो, तुमको ट्रैवल करने की कोई जरूरत नहीं है, और यहां से मैं एक शाह जोग अपने हस्ताक्षर करके दे दूंगा और ये चले जाएंगे तुम्हारे फ्रेंड के पास, और तुम्हारा फ्रेंड जैसे ही मेरे फ्रेंड जो कि मालामाल सिंह कोलकाता में है, उसको जैसे ही मेरे हस्ताक्षर वाला ये शाह जोग दिखाएगा, उसको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। सो अब इसने क्या किया, हमारा जो दुखीराम था वो खुश होके इसने क्या करे, इसको 10,000 समझ लीजिए आप, 10,000 रुपीज, वैसे पैसे तो होते नहीं थे उस टाइम पे, तो मोहरे गोल्डन कॉइन्स दे दिए और इन्होंने साइन करके वो गोल्डन कॉइन जो डॉक्यूमेंट था जिसको हम शाहजोग दर्शनी बोल रहे हैं, वो भेज दिया किसके पास, अपने फ्रेंड के पास, मालामाल सिंह के पास। और इसने भी इसको ये चिट्ठी लिख दी कि आप जाके मालामाल सिंह से वो ले लेना। अब मालामाल सिंह के पास वो गए और मालामाल सिंह को वो दिखा के उतने पैसे ले लिए। ओके स्टूडेंट, तो यहां इन्होंने इनको पैसे दिए और इन्होंने साइन करके वो डॉक्यूमेंट इनको दिए मिस्टर दुखीराम को, और दुखीराम ने वो डॉक्यूमेंट किसको भेज दिए, सुखीराम को। सुखीराम ने वो डॉक्यूमेंट दिखाया अपने वहां कोलकाता के शाह को और वो पैसे ले लिए। सो स्टूडेंट, इट इज पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन ओनली, रिस्पेक्टेबल। ओके, सो ये रिस्पेक्टेबल शाह लोग जो होते थे, ये उन्हीं के हस्ताक्षर एक दूसरे को समझ में आते थे और कोई इससे एनकैश नहीं करवा सकता था। सो स्टूडेंट, शाह जोग दर्शनी होता था। और इसके बाद हम अगले वाले पे चलेंगे, विच इज फरमान जोग। फरमान का मतलब होता है किसी भी बात के बारे में एक पर्टिकुलर फरमान सुना देना, फैसला सुना देना। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, फरमान जोग दर्शनी, यानी कि मिस्टर सुखीराम ने क्या किया, फरमान दे दिया कि ओके, ये जो बिल है वो मिस्टर दुखीराम ही एनकैश करवा पाएंगे किसी पर्टिकुलर पर्सन से। तो स्टूडेंट, वो हो गया फरमान जोग। ओके, और जो आपका फरमान जोग मुद्दती होता है, तो मिस्टर सुखीराम ने उसके ऊपर एक कंडीशन डाल दी, एक चीज लिख दिया कि मिस्टर दुखीराम को पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन 20 दिन के बाद। सो स्टूडेंट, फरमान सुना देना दर्शनी और फरमान सुना देना मुद्दती, ये क्या होता है, पेबल टू ऑर्डर बट आफ्टर ए टाइम विंडो। यानी जिस भी पार्टी के लिए पैसे ड्रॉ किए, एक तो वो इमीडिएटली ले सकता है, कोई तीसरा पर्सन नहीं ले सकता। ए बी को अगर ड्रॉ करता है तो बी ही ले सकता है, या तो इमीडिएटली अगर वो दर्शनी हुआ तो, या तो मुद्दती अगर आफ्टर सर्टेन टाइम हुआ। एंड स्टूडेंट, नाउ लास्ट वन इज द जोखमी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जोखमी, यानी कि इसमें जोखिम भरा होता था, बहुत रिस्क होता था। तो अब ये रिस्क भरा क्या होता था, पहले जब शॉर्टेज ऑफ गुड्स होती थी, बार्टर सिस्टम होता था। ओके, चीजों के लिए बार्टर सिस्टम, यानी गुड्स इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सो एक ही समय पे कोइंसिडेंस ऑफ द गुड्स होना पॉसिबल नहीं होता था। तो इसी वजह से जो ये बिल का ड्रॉवर होता था, जो गारंटर होता था कि ठीक है तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे, अब तो उसने लिख के दे दिया, ठीक है, लिख के दे दिया सामने वाले को कि तुमको 20,000 गोल्डन कॉइन्स मिल जाएंगे, ये सामान मेरे पास पहुंचने तक। अब वो सामान जब उसके पास तक पहुंचेगा तो वो पैसे क्या हो जाएंगे, वो जाके किसी के पास से एनकैश करा लेगा, वहां का जो भी शाह होगा या फेमस पर्सन होगा, किसी के पास से वो पैसे ले लेगा। अब इसमें अगेंस्ट द डिस्पैच्ड गुड्स, यानी कि सामान जब तक मेरे पास पहुंचेगा नहीं, आप जाके पैसे को एनकैश नहीं करवा सकते। तो स्टूडेंट, आई होप आपको दर्शनी और मुद्दती अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दर्शनी मींस व्हेन बिल इज पेड अगेंस्ट द साइट, यानी कि जैसे ही वो जैसे ही देखा जाएगा पेमेंट हो जाएगी। बिल इज पेड आफ्टर सर्टेन टाइम लिमिट, आफ्टर सर्टेन पीरियड। सो स्टूडेंट, धनी जोग, शाह जोग, फरमान जोग और जोखमी, अगर आपको नहीं समझ में आया प्लीज इसको धीरे से एक बार वापस से प्ले करके देखना, स्टार्टिंग से देखना, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। नाउ लेट्स बी बैक टू द टॉपिक ऑफ द बिजनेस, जो बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है। नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, विच इज
Actually, we are going to see the bifurcation of the business activities. So student, we all know कि humans दो तरीके की एक्टिविटी करते हैं. एक तो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं और दूसरी एक्टिविटीज ऐसी होती है which is done out of love, affection. Okay, जब हम किसी को प्यार करते हैं, जैसे माँ है अपने बेटे को रोटी बना के खिला रही है, पापा है अपने बेटे को प्यार कर रहे हैं, so इन चीजों के वो पैसे नहीं ले रहे हैं. So human activities, as you can see here students, is divided into two part. Okay, economic activity and non-economic activity. So student, because we are studying commerce, because we are studying business, non-economic activities does not exist for us. Okay, for us, so non-economic activities does not exist for us. हमारे लिए exist तो करती है, but हम इसके बारे में पढ़ने नहीं वाले हैं. So what are the economic activities? Economic activities are those activities which are done to earn the money, which are done with the aim of earning the profit. Now economic activities can further be divided into three parts students: business, profession and employment. Okay student, I hope this is visible to you, which is written knowledge and skill of expert nature. ये मैं explain भी करूंगा. सो स्टूडेंट, व्हाट इज अ बिजनेस? बिजनेस वर्ड जो है, जो टर्म है, ये वर्ड बिजी से लिया गया है. बिजी रहना, किसी भी एक्टिविटी में जब आप बिजी हो जाते हो, किसी भी काम में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हो कि अपने फैमिली को और किसी भी चीज को टाइम नहीं दे पाते हो. ऑब्वियसली कुछ एम होता है, और वो एम क्या होता है हमारे बिजनेस का? प्रॉफिट कमाना. सो स्टूडेंट, बिजनेस हर वो एक्टिविटी है, हर वो ऑक्यूपेशन है जिसमें आप किसी सामान को या तो प्रोड्यूस करते हो या तो कहीं से प्रोक्योर करके, परचेज करके लाते हो, सेल करते हो और प्रॉफिट कमाते हो. बट it must be with the aim of earning profit and repetitive in nature. अगर आपने किसी भी काम को एक बार किया तो क्या वो बिजनेस हुआ? नहीं. अगर आपने ना प्रोडक्शन किया ना प्रोक्योरमेंट करके बेचा तो क्या वो बिजनेस हुआ? नहीं. So these things also cover the features of the business activity student. So it is a occupation which is done regularly. As you can see student, regularly होना चाहिए, frequency of activity होनी चाहिए, बार बार होना चाहिए. प्रोडक्शन और परचेज, अब मैं जो सामान बेच रहा हूं, सपोज आई एम सेलिंग दिस मार्कर, सो ईदर आई कैन प्रोड्यूस दिस और आई कैन परचेज दिस मार्कर फ्रॉम समवेयर एट ₹9 एंड सेल एट 12. तो ये जो बीच का जो ₹3 हुआ वो मेरा प्रॉफिट हो गया. ठीक है. सो प्रोडक्शन और परचेज विथ एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. ऑब्वियसली बिजनेस है तो प्रॉफिट है. बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. नेक्स्ट वन इज प्रोफेशन. व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन में वो लोग आते हैं जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, एक्सपर्ट हु आर हैविंग सर्टेन स्किल्स. यानी कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें किसकी याद आती है? ओके, हमें डॉक्टर की याद आती है. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो एक्सपर्ट है और उसकी दवा हमें सूट करती है. सुपर. This occupation is specially related to the knowledge and skill of expert nature. Student, वो तुक्काबाजी नहीं होनी चाहिए. It should be an expert nature. Next and last one is the employment. It is a type of occupation where the person who is earning money is working for someone else. और हम जिस प्राणी के लिए जॉब करते हैं, जिस पर्सन के लिए जॉब करते हैं, उसको हम कहते हैं हमारा एम्प्लॉयर, बॉस. ओके, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है. So people work for others. That means it is an occupation in which people work for others. So now let's see what are the features of the business. अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो ये बिजनेस दिखता कैसा है, होना कैसा चाहिए? जैसा अभी हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये आउट ऑफ लव, अफेक्शन या हमारे आउट ऑफ प्यार नहीं होना चाहिए कि हम किसी के लिए कुछ काम कर रहे हैं और उसके बदले में पैसे नहीं ले रहे हैं. सो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जहां कहीं पे भी इकोनॉमी नहीं है, जहां कहीं प्रॉफिट नहीं है, पैसा नहीं है, वो बिजनेस नहीं हो सकता स्टूडेंट. सो इट मस्ट बी डन फॉर द मनी और इट शुड बी फॉर द प्रॉफिट स्टूडेंट. नेक्स्ट वन इज ईदर यू प्रोड्यूस, दैट इज प्रोडक्शन, और यू प्रोक्योर. प्रोक्योरमेंट मींस परचेजिंग ऑफ समथिंग स्टूडेंट. सो या तो आप प्रोड्यूस करके बेचो सामान को या तो आप प्रोक्योर करके बेचो. नाउ व्हाट आर द गुड्स? गुड्स आर द आइटम्स इन विच यू डील, थ्रू विच यू अर्न प्रॉफिट. So production or procurement of goods. So either you produce something or you purchase it from somewhere and sell it to someone with some profit. Sale or exchange for satisfaction. Student, you have to sell or exchange the good. You should not do self consumption. Student, अगर आपने सामान को खरीद के खुद ही यूज कर लिया
अगर आपने सामान को खरीदा और खुद यूज किया, इज इट अ बिजनेस? नो, बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग, यू आर सेल्फ कंज्यूमिंग. सो सेल और एक्सचेंज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. नेक्स्ट इज ऑन द रेगुलर बेसिस. स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि अगर आपको कहीं पे गिरा हुआ कोई भी सामान मिल गया और आपने उसको एक बार सेल करके प्रॉफिट कमा लिया, बट फिर आपने उस काम को नहीं किया, सो इज इट अ रेगुलर बेसिस? नो, इट इज वन टाइम ट्रांजैक्शन. तो उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं. इट इज नॉट ऑन रेगुलर बेसिस. नेक्स्ट वन स्टूडेंट, प्रॉफिट मोटिव जरूर होना चाहिए. क्या हमारी माँ हमें प्यार करते टाइम कोई प्रॉफिट देखती है? नहीं. क्या पापा हमें प्यार करते टाइम कोई प्रॉफिट देखते हैं? नहीं. सो इज इट अ बिजनेस? नो, इट इज नॉट अ बिजनेस. तो अगर हम अपने क्लाइंट के लिए कुछ काम करते हैं, डॉक्टर अपने पेशेंट के लिए कुछ काम करता है, ओके, या कोई प्रोफेशनल पर्सन किसी अपने क्लाइंट को कुछ सर्विस देता है एंड ही टेक्स विथ गिव्स दैट सर्विस एंड टेक्स द मनी विथ एम ऑफ प्रॉफिट, देन इट इज अ बिजनेस. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टूडेंट, अनसर्टेनिटी. ऑब्वियसली व्हाट यू हैव टू राइट? यस, रिस्क. स्टूडेंट, रिस्क इज inevitable factor of the business. If you are doing business, it is always uncertain. It is not fixed that how much money you are going to earn, whether you are going to earn profit or loss, ये फिक्स नहीं होता. तो इसीलिए एक रिस्क तो बिजनेस में प्रेजेंट होता ही है. आपको नहीं पता कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हमारे कस्टमर को कैसा लगेगा. सो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, रिस्क इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द बिजनेस. इट इज इनएविटेबल पार्ट ऑफ द बिजनेस. सो स्टूडेंट्स, all these are the features of the business. Now let's move on to the next important point. Okay students, so now we are moving on to the very important topic of this chapter, जो हमेशा आपके एग्जाम में कभी 6 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए तो पक्का से पक्का पूछा जाता है. Now as we saw that human activities are divided into 2 पार्ट, और उसमें क्या क्या 2 पार्ट होते हैं? एक तो होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक तो होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो स्टूडेंट, वी वर डिस्कसिंग अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी, अभी जस्ट हमने देखा, और इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट होता है. नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सेगमेंटेशन ऑफ दिस बिजनेस एक्टिविटी. यानी बिजनेस एक्टिविटी के कौन से और सेगमेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको समझना है. तो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी के सेगमेंटेशन के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हमारा जो बिजनेस होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है स्टूडेंट. द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज इंडस्ट्री. फर्स्ट पार्ट को हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट? इंडस्ट्री बोल देते हैं. और सेकेंड वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? कॉमर्स बोलते हैं स्टूडेंट. और आप सभी कॉमर्स के स्टूडेंट हो, सो अक्सर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता है. प्लीज, इट इज वेरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन. बिजनेस और कॉमर्स में क्या बड़ा है? तो स्टूडेंट, आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि बिजनेस बड़ा है, कॉमर्स इसका सब पार्ट होता है. Okay student, so now we are moving on to the bifurcation. Now what is industry? Student, industry is an economic activity, or you can say industry is that economic activity which is concerned with the conversion of raw material into finished goods और यूजफुल प्रोडक्ट्स. यानी कि रॉ मटेरियल को, यानी रिसोर्सेस को किसमें कन्वर्ट कर देता है स्टूडेंट? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दे, उसको हम इंडस्ट्री कह सकते हैं. अब ये इंडस्ट्री डिफरेंट ग्रुप हो सकती है. फिल्म इंडस्ट्री हो सकती है, ओके, फिशरीज इंडस्ट्रीज हो सकती है, प्लास्टिक इंडस्ट्री हो सकती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो सकती है. यानी वो इंडस्ट्री किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में होती है जो रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स, यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्री कहते हैं स्टूडेंट. नाउ दिस इंडस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड पार्ट इज नोन एज स्टूडेंट सेकेंडरी इंडस्ट्री, यानी कि जो दूसरी इंडस्ट्री होती है, एंड थर्ड पार्ट इज लास्ट स्टूडेंट टर्शियरी इंडस्ट्री. ऑब्वियसली दिस टॉपिक इज वेरी क्रूशियल, बट आई विल नॉट गो इनटू डेप्थ बिकॉज इट विल टेक टू मच टाइम एंड योर वीडियो विल बी टू लॉन्ग. तो स्टूडेंट, प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती है जिसमें कि आप रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हो, या जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो जियोग्राफिकल रिसोर्सेज है, उन्हीं को एक्सट्रैक्ट करते हो या और ज्यादा बढ़ाते हो. नाउ योर प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राथमिक इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट स्टूडेंट. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड
जेनेटिक स्टूडेंट, जेनेटिक यानी कि जो ब्रीडिंग होती है, ओके, फिशरीज हो गई, हंटिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब रिलेटेड टू जेनेटिक, जानवरों से रिलेटेड है, जहां पे आप जानवरों की ब्रीडिंग, पोल्ट्री फार्म्स हो गए, सो जानवरों की प्रोडक्शन को हम बढ़ा रहे हैं, विच इज अ नेचुरल थिंग, बट ह्यूमंस आर इंटरसेप्टिंग इनटू इट, इंटरफेयरिंग इनटू इट, एंड दे आर इंक्रीजिंग इट बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन। आप अंडे, फल, दूध, जो भी चीजें खा रहे हो वो प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट होता है स्टूडेंट। एंड दिस पार्ट इज एक्सट्रैक्टिव, एक्सट्रैक्ट करना, कहां से एक्सट्रैक्ट करना, तो मदर अर्थ के गोल्ड से एक्सट्रैक्ट करना। जमीन में से जब आप कोयले निकालते हो, गोल्ड निकालते हो, डायमंड्स निकालते हो, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के मिनरल्स निकालते हो, इन सारी चीजों को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, सो दिस इज कंसर्न विद द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सो स्टूडेंट, प्राइमरी इंडस्ट्री यानी कि पहली इंडस्ट्री है जहां से हमारा ऐसा सामान निकलता है जिसको हम आगे भेजते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में, और सेकेंडरी इंडस्ट्री फिर इसके ऊपर काम करती है और इसको और ज्यादा रिफाइन करती है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको एक्सट्रैक्ट करना यानी कि निकालना जमीन से खुदाई करके, और जेनेटिक यानी कि ब्रीडिंग करवाना जीन से रिलेटेड, जैसे कि अगर कैबेज है, कैबेज में इंजेक्शन देके उसको क्या बना दिया हमने, डिफरेंट कलर का कैबेज बना दिया है ना, फूल गोभी से हमने जो ब्रोकली होता है वो बना दिया। सो जेनेटिक इंटरसेप्शन के बाद हमने चीजों में क्या किया, इंक्रीमेंट किया, ग्रोथ किया। Now student, next part is, next industry is secondary industry. Now what is secondary industry? Secondary industry takes the goods, takes the raw material from primary industry and converts it into the more useful goods. So student, इसका आपका एक कीवर्ड आपको याद रखना है, एस्पा। स्टूडेंट, व्हाट इज एस्पा, जो मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं, एनालाइजिंग, एनालाइजिंग, एनालाइज करना। और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑयल रिफाइनरी। ये हमेशा आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। सेकेंडरी इंडस्ट्री कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू एनालिटिकल, दैट इज एनालाइजिंग इंडस्ट्री, विच एनालाइजेस, एनालाइज करना यानी एक ही प्रोडक्ट के अलग 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 वेरिएंट्स बनाना। जैसे सूर्यमुखी है, ओके, सनफ्लावर है, तो सनफ्लावर के सीड्स, सनफ्लावर के जो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके डिफरेंट डिफरेंट टैबलेट्स बनते हैं, और जानवरों को खाने वाले भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। सो आपने एनालाइज करके उसको रिफाइन कर दिया और ज्यादा। नेक्स्ट इज स्टूडेंट, एस stands for synthetic. Student, synthetic, synthetic is always related to your chemicals. किससे रिलेटेड है वो, आपके केमिकल से रिलेटेड है। यानी जब दो या तीन चीजों को आप क्या कर देते हो, सिंथेसाइज कर देते हो। इसमें हमेशा आपका एग्जाम्पल जो पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, वो पूछा जाता है सीमेंट्स का। स्टूडेंट, सीमेंट कैसे बनता है आपको पता है, कंक्रीट लेते हैं और उसमें हम क्या मिक्स करते हैं, जिप्सम मिक्स करते हैं स्टूडेंट, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, वो ईंट को, ब्रिक्स को कस के पकड़ लेता है। सो सिंथेसाइज कर दिया, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग। नेक्स्ट इज स्टूडेंट प्रोसेसिंग। ओके, प्रोसेसिंग, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, यानी कि एक से दूसरा, दूसरे तीसरा। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपको मिलेगा वो क्या होगा स्टूडेंट, शुगर इंडस्ट्री होगा, पेपर इंडस्ट्री होगा। क्योंकि शुगर आपका कैसे बनता है, शुगर केन होता है, शुगर केन से फिर उसके जूस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस जूस को फिर और गर्म करते हैं, यानी प्रोसेस हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक प्रोसेस हो रहा है। एंड स्टूडेंट, लास्ट पार्ट ऑफ द सेकेंडरी इंडस्ट्री इज अगेन असेंबलिंग। असेंबलिंग क्या करते हैं कि जो आपका बिजनेसमैन होता है, ऑब्वियसली ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा जो बिजनेसमैन है वही इस इंडस्ट्री का पार्ट है। तो वो क्या कर रहा है, एनालाइज करके पैसे कमा रहा है, सिंथेसाइज करके कमा रहा है, किसी चीज को प्रोसेस करके पैसे कमा रहा है, या अलग अलग जगहों से वो क्या कर रहा है, गाड़ी के सीट्स ला रहा है, सीट बेल्ट्स ला रहा है, ग्लासेस ला रहा है, उसके फ्रेम ला रहा है, और उन सब को असेंबल करके क्या बना दे रहा है स्टूडेंट, एक कार बना दे रहा है। वो क्या ला रहा है, जीपीयू ला रहा है, वो क्या ला रहा है, एसएमपीएस ला रहा है, रैम ला रहा है, रोम ला रहा है, और सबको असेंबल करके क्या बना दे रहा है, कंप्यूटर्स बना दे रहा है स्टूडेंट। तो यानी कि जब डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को ला के अलग अलग जगहों से एक कोई यूजफुल प्रोडक्ट बना दिया जाए, तो वो क्या हो जाती है, असेंबलिंग इंडस्ट्री हो जाती है। असेंबली यानी एक जगह पे लाना हो जाता है। स्टूडेंट, आई होप इंडस्ट्री का प्राइमरी पार्ट जहां पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है मिनरल्स को, जहां पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है गोल्ड, जहां पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है कोल, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। जेनेटिक इज इन रिलेटेड टू ब्रीडिंग। ओके स्टूडेंट, सो अब यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जिसका आंसर आप या तो कमेंट सेक्शन में दे देंगे, चलिए ठीक है मैं ही बता देता हूं। सो स्टूडेंट, फिश
हैचिंग या जो आपकी फिश हैचिंग होती है, यानी कि जो आप मछली का पालन करते हैं वो जेनेटिक में आता है या एक्सट्रैक्टिव में आता है, और जो फिशिंग होता है यानी कि जब आप मछलियां जाल में पकड़ते हो और बेचते हो तो वो एक्सट्रैक्टिव होता है कि जेनेटिक होता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो स्टूडेंट जहां पे आप फिश हैचिंग करते हो यानी आपने कोई तालाब बनाया, उस तालाब में आपने मछलियां लाके छोड़ दिया और वो मछलियां क्या कर रही हैं, अब बढ़ रही हैं, इट इज पार्ट ऑफ जेनेटिक। मछलियां जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी तो उनमें से कुछ मछलियां पकड़ोगे और आप मार्केट में बेच के आओगे, दैट इज योर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। नेक्स्ट वन इज द एस्पा। स्टूडेंट व्हाट इज एस्पा? एनालाइजिंग, यानी कि जब रिफाइन करके फाइनल प्रोडक्ट बने और जो उसके बाय प्रोडक्ट्स है वो भी बिक जाए। सिंथेटिक इज रिलेटेड टू द केमिकल, यानी जब दो चीजों में आप कोई केमिकल मिला के उससे नई कोई चीज बना देते हो। सिंथेटिक यानी कि दवा की जो इंडस्ट्री होती है वो भी इसमें आ सकती है। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जब आप रॉ मटेरियल को यहां से लेते हो, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर से आपने शुगर केन लिया, शुगर केन के ऊपर आपने प्रोसेस किया, उसको गर्म किया, उसका जूस निकाला और फिर उस जूस को आपने और कुछ केमिकल मिलाया, उस पर काम किया और शुगर बन गया। ओके, बैम्बूज लिए, उस बैम्बू से पल्प बनाया, पल्प से आपने पेपर बना दिया। तो स्टूडेंट आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द टर्शियरी इंडस्ट्री। स्टूडेंट टर्शियरी यानी तीसरी इंडस्ट्री। तीसरी इंडस्ट्री कॉमर्स के ऑक्सिलरीज टू ट्रेड से सेम टू सेम होती है। दिस इंडस्ट्री हेल्प्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सर सेकेंड टर्शियरी इंडस्ट्री में क्या चीजें आती हैं? सर जब हमारी टर्शियरी इंडस्ट्री पैसे या फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करती है तो इसमें हमारी आ जाती है बैंकिंग सिस्टम, जिसने हमारे फाइनेंस या बिजनेस को स्टार्ट करने से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर कर दिया। जब हमारे बिजनेस में ऑब्वियसली अभी अभी हमने देखा रिस्क भी होता है, तो जब रिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करती है तो टर्शियरी इंडस्ट्री में आ जाता है आपका इंश्योरेंस। सो स्टूडेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस। और जब सामान जैसे मैंगो, हमको अगर मैंगो जूस आम के सीजन के बाद अगर हमको मैंगो जूस या मैंगो के एक्सट्रैक्ट्स खाने का मन होता है तो क्या होता है? तो ये जो चीजें होती हैं ये एक जगह पे स्टोर करके रखी होती है, स्टूडेंट जिसको हम स्टोरेज बोलते हैं, वेयर हाउसिंग बोलते हैं। सो जो वेयर हाउसेज होते हैं, वेयर हाउसेस जो होते हैं वो आपके टाइम यूटिलिटी को आपको देते हैं, यानी कि जो टाइम आम का था उस वक्त पे तो आपने आम खाए, ठीक है, बट जब आम का सीजन बीत गया तो मुझ जैसे लोग होते हैं जिनको आम पसंद होता है, तो वो क्या करें, अब वो वेयर हाउसेज में जो आम स्टोर है वो उसके दुगने दाम भी देंगे बट उसको खाएंगे। सो वेयर हाउसेज इज रिलेटेड टू, इट क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी। अब स्टूडेंट सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, विच इज प्लेस यूटिलिटी। अब एप्पल्स जो सेब है वो तो हिमाचल में होता है, जम्मू में होता है, बहुत अच्छे सेब होते हैं, तो क्या करें, एक केरल का पर्सन जिसको एप्पल खाने के लिए डॉक्टर ने बोला है वो नहीं खा पाएगा, तो उस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है स्टूडेंट? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ट्रांसपोर्टेशन, विच क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, यानी कि प्लेस एक जगह से दूसरे जगह वो प्लेस यानी कि आपके गुड्स को पहुंचाता है। सो आई होप स्टूडेंट आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द कॉमर्स। ओके स्टूडेंट, लेट्स मूव. Move on to the commerce. Now, what is commerce? Student, commerce is related to distribution of goods for profit motive. यानी अभी अभी हमने देखा कि जो भी गुड्स हमने इंडस्ट्रीज से बनाए, जो भी गुड्स हमने इंडस्ट्री से प्रोड्यूस किए, प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री से जो भी गुड्स हमने बनाए, अब हम कॉमर्स के थ्रू उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो स्टूडेंट, नाउ हियर इन कॉमर्स वी अगेन हैव टू सेगमेंट। प्लीज स्टूडेंट इस सेगमेंट को अच्छी तरीके से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। सो कॉमर्स के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ट्रेड। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड? ट्रेड कैन बी ईदर परचेज और सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हो, ट्रेड करते हो, व्यापार बोलते हैं ना हिंदी में, व्यापार। ओके, सो ट्रेड इज व्हाट? ट्रेड इज योर व्यापार। तो हम जब व्यापार करते हैं, चीजों का गुड्स या परचेज या सेल करते हैं, सो वो ट्रेड में आता है। ओके स्टूडेंट्स, सो कॉमर्स इज रिलेटेड टू ट्रेड एंड नेक्स्ट पार्ट इज योर एड टू ट्रेड। एड टू ट्रेड में अभी हमने जो टर्शियरी इंडस्ट्री में पढ़ा वो सारी चीजें आती हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसेज, एडवर्टीजमेंट, जिसकी वजह से आपका सामान सेल हो पाता है, आपके कस्टमर को पता चलता है कि आप बेच क्या रहे हो। तो स्टूडेंट, ट्रेड जो होता है, अब वो ट्रेड दो तरीके का हो सकता है स्टूडेंट। एक तो जो बल्क में ट्रेड होता है, यानी कि 5000 6000 गुड्स जो है वो क्या करते हैं, एक साथ परचेज करने वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं स्टूडेंट उसको होलसेल ट्रेड। ओके, होलसेल ट्रेड,
होलसेल ट्रेड। और एक होता है स्टूडेंट हमारा रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट? स्मॉल, छोटा छोटा टुकड़ा। तो जो हमारा प्रोड्यूसर होता है उसने बहुत बल्क में गुड्स को प्रोड्यूस किया, अब उस बल्क को और थोड़ा सा छोटा करके, यानी इन प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ गुड्स, अच्छे खासे बड़े क्वांटिटी में हमारा होलसेलर उससे क्या कर देता है? खरीद लेता है। ओके स्टूडेंट, सो अब ये होलसेलर ने जो खरीद लिया वो क्या हो गया? आपका होलसेल ट्रेड हो गया। रिटेल ट्रेड क्या होता है? रिटेल ट्रेड होता है जब होलसेलर से हमारा जो पर्सन रिटेलर होता है वो खरीदता है और छोटे छोटे पार्ट्स में किसको सेल कर देता है स्टूडेंट? हमारे कंज्यूमर्स को सेल कर देता है। सो बड़े अमाउंट में होलसेलर खरीदता है, किससे खरीदता है? वो खरीदता है प्रोड्यूसर से। और होलसेलर से कौन खरीदता है? आपका रिटेलर खरीदता है। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ट्रेड एंड ए ट्रू ट्रेड। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ट्रेड होता है, ये जो हमारा ट्रेड है, ये पार्ट ऑफ द इंटरनल ट्रेड है स्टूडेंट। ओके, एक चीज यहां पे मैंने बताना आपको रह गई शायद, वो ये हमारा पार्ट ऑफ क्या होता है? इंटरनल ट्रेड होता है। इसी तरीके से आपका एक्सटर्नल ट्रेड भी होता है। क्या होता है स्टूडेंट? एक्सटर्नल ट्रेड। अब ये एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है सर? एक्सटर्नल ट्रेड वो चीज होती है जो आपके पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बाहर हो, यानी इंडिया के बाहर हो। जैसे हम सभी इंडिया में रह रहे, सपोज करते हैं कि इंडिया है, सो इंडिया से बाहर जो भी चीजें जा रही हैं इज नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड स्टूडेंट। ओके, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सपोर्ट बोलते हैं। इंडिया मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, व्हीट्स, राइस, ये सब क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है, बाहर भेजता है। ओके, शूज, लेदर प्रोडक्ट्स। और दूसरा होता है आपका इंपोर्ट। ओके, इंपोर्ट यानी बाहर से जो चीजें क्या होती हैं? इंडिया में आती है स्टूडेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? इंपोर्ट बोलते हैं। सो स्टूडेंट, जो इंटरनल ट्रेड है उसमें होलसेल और रिटेल ट्रेड होते हैं, बल्क अमाउंट, स्मॉल अमाउंट। और जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसमें 3 टाइप होते हैं स्टूडेंट। एक्सपोर्ट यानी कि सामान को इंडिया से बाहर भेजना, इंपोर्ट यानी बाहर से इंडिया में मंगाना, एंड तीसरा और आखिरी होता है इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट क्या होता है? इंटरपोर्ट होता है, जैसे इंडिया है, ओके, अब इंडिया तो पाकिस्तान से डायरेक्टली डील नहीं करता भाई, हमारा तो बचपन से झगड़ा चल रहा है, सो मैं इससे नहीं खरीदूंगा। तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया जाएगा यूएस के पास, यूएस से बोलेगा कि भाई एक काम करो, तुम पाकिस्तान से सामान को खरीदो और हमको बेच दो, हम तुमसे खरीद लेंगे लेकिन हम पाकिस्तान से नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पे जो आपका यूएस हुआ, ये कौन हो गया? ये इंटरपोर्ट हो गया। दैट मीन्स परचेजिंग फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग इट टू अनदर कंट्री, इधर आफ्टर सर्टेन प्रोसेस, या तो ये इस पे कुछ और काम करके अपना टैग वैग मार के बेच दे, या तो एज इट इज उठा के बेच दे, क्योंकि हम इससे तो डायरेक्टली परचेज नहीं करने वाले। सो स्टूडेंट, एक्सपोर्ट यानी बाहर भेजना, इंपोर्ट यानी बाहर से इंडिया में लाना, इंटरपोर्ट यानी मैं बीच का हूं और मैंने यहां से भी सामान को परचेज किया, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस किया और बाहर सेल कर दिया। सो स्टूडेंट, आई होप आपका ट्रेड समझ में आ गया होगा आपको। और ए टू ट्रेड वही चीजें हैं, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम को जो दूर करे उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? वो हमारी बैंकिंग सिस्टम हो गई। और हमारे बिजनेस के रिस्क को जो खत्म करे उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको हम कहते हैं इंश्योरेंस। हमारे बिजनेस के जो गुड्स प्रोड्यूस हो गए उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो हमारा प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करे उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं सर ट्रांसपोर्टेशन। उसको स्टोर करने का, वहां पे स्टोर करके साल 2 साल तक रखने के लिए जो उस हमारे टाइम यूटिलिटी को प्रोड्यूस करे उसको क्या कहते हैं सर? तो उसको हम कहते हैं वेयर हाउसेज। और जो हमारे कस्टमर को बताए, अच्छा बाहर आपने बैनर लगा दिया, अच्छा इस चीज की शॉप है, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्टीजमेंट कहते हैं सर। ये कम्युनिकेट करता है आपके कंज्यूमर से। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये बाइफरकेशन ऑफ द बिजनेस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लीज जैसे ही वो टॉपिक खत्म होती है आप उसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से वीडियो को देखिए। आपको इन टॉपिक्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे पूछना। Okay, students, so now we are moving on to the risk. What is risk? Risk can be of 2 types in the business student. एक तो ऐसा रिस्क होता है जिसको आप टाल सकते हो, ओके, जिसको आप हटा सकते हो, खत्म कर सकते हो, और दूसरा ऐसा रिस्क होता है जिसके ऊपर आपका कोई जोर नहीं है, कोई आपकी ताकत काम नहीं करती, कोई स्पेकुलेशन नहीं होता, कोई अंदाजा नहीं होता। So 2 types of risk. One is pure risk student. Pure यानी कि पक्का से पक्का आपको या तो लॉस होगा या तो नहीं होगा लॉस। जैसे आपके दुकान में आपने सामान रखा था और चोरी हो गई, ठीक है, चोरी हो गई तो अब आपको 2 ही
आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। क्या? एक तो चोरी हुई और आपको कम लॉस हुआ, ठीक है, कम लॉस हुआ, लेकिन लॉस तो होगा। सो ईदर इट इज अ लॉस, अगर चोरी नहीं हुई होती तो हमारा लॉस होता ही नहीं। सो ईदर अ लॉस और नो लॉस, तो चोरी हो गई, ठीक है, फ्लड में आग लग गया, या शॉप में कुछ आग लग गई, या फेमाइन आ गया, या कोई सूखा पड़ गया, या कुछ भी, जैसे कोविड आ गया था, आप लोगों को पता होगा। अब कोविड पे क्या हमारा जोर है? नहीं है। तो जो भी सामान प्रोड्यूस हुए थे खाने पीने के, वो सारे के सारे खराब हो गए। सो इट इज अ प्योर रिस्क स्टूडेंट, ऑन प्योर रिस्क वी कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग, वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल। नेक्स्ट इज स्पेक्युलेटिव रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क यानी कि आप उसको स्पेक्युलेट कर लेते हो, अंदाजा लगा लेते हो, यू कैन गॉज द टेंशन कमिंग, जैसे कि चेंज इन द डिमांड। अगर आपको पता चल गया कि ओके नाउ पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम शर्ट्स टू टी शर्ट्स, नाउ यू विल स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट्स। ओके, आपको पता चल गया कि लोग अब क्या कर रहे हैं, वो जो बड़ा वाला टीवी होता था उससे एलसीडी, एलसीडी से एलईडी, एलईडी से ओलेड पे शिफ्ट कर रहे हैं। सो यू कैन स्पेकुलेट एंड यू कैन चेंज द प्रोडक्शन मेथड एंड यू कैन अर्न ईदर प्रॉफिट, अपने लॉस को कम कर सकते हो, और अगर आपने चेंज नहीं किया तो आपको लॉस तो उठाना पड़ेगा। बट अगर आपने जल्दी से उस चीज को अनुमान लगा लिया, स्पेकुलेट कर लिया, तो वो लॉस कम हो जाएगा। स्टूडेंट, Now we are going to see various causes of the loss, अलग अलग reasons क्या होते हैं। So इसके लिए आपको ये natural cause समझने पड़ेंगे, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट, natural is related to the nature, जो mother nature हमको देती है। अभी natural causes of loss क्या हो सकते हैं? बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश हो गई और आपके जो शॉप है या किसी चीज की फैक्ट्री है उसमें पूरा का पूरा पानी भर गया। So this is a natural cause which you cannot student stop. Next is ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज यानी जो इंसानों के वजह से हो, आप प्रोडक्शन करने वाले थे बट पावर कट हो गया। अब वो पावर कट किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, ओके, शॉर्ट सर्किट करने की वजह से, या जानबूझ के वो पावर कट हो गया ड्यू टू लोड शेडिंग की वजह से, तो पावर फेलियर। दंगे हो गए स्टूडेंट, दंगे हो रहे हैं लोगों के बीच में और उस वजह से आपकी भी जो शॉप है वो बंद करा दी गई। सो इट इज अ ह्यूमन कॉज ऑफ लॉस। स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू नेग्लिजेंस, यानी कि आपके जो वर्कर है वो आराम करना चाह रहे हैं, वो काम नहीं करना चाह रहे क्योंकि बॉस है कंपनी में। ओके, सो स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू नेग्लिजेंस इज व्हाट? ह्यूमन कॉज। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक कॉज। स्टूडेंट, जब इकोनॉमी में बहुत बड़े लेवल पे कुछ चेंज आता है, जैसे प्राइस चेंज आ गया, गवर्नमेंट ने कुछ जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया या कुछ भी ऐसा कर दिया, हालांकि वो सब तो सारी चीजें जो है वो अदर कॉजेज में आ जाती हैं, जैसे कि पॉलिटिकल टेंशन आप देख सकते हैं। सो अगर टैक्स रेट चेंज कर दिया, गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ा दी, ओके, जीएसटी बढ़ा देने की वजह से क्या हो जाएगा? आप प्रोड्यूस करके तो रखे हो लेकिन लोगों को डर लग गया कि भाई जीएसटी बढ़ गया, नाउ डोंट परचेज। सो टैक्स रेट में चेंज आ गया, आपके शॉप के बगल में सेम चीज का शॉप किसी और ने खोल दिया, तो ये ह्यूमन कॉज नहीं हुआ। स्टूडेंट, ध्यान से समझना है इस चीज को, इट इज अ इकोनॉमिक कॉज। या तो आपने सामान बनाया, सेल किया और कंज्यूमर्स लेके चले गए और आपको पैसे नहीं दिए, वो बैड डेट हो गया। तो स्टूडेंट, कंज्यूमर्स नेग्लिजेंस। प्रोडक्शन मेथड में चेंज आ गया कोई, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि अब जो ज्यादा धुआं प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज के मशीन्स हैं उनको कल से डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। सो प्रोडक्शन मेथड सडनली चेंज हो गया, रातों रात। अब आप कहां से इतनी बड़ी मशीन लाओगे, तो आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए और आपको लॉस हो गया। एंड स्टूडेंट, दिस इज नोन एज द इकोनॉमिक कॉज। एंड लास्ट वन इज द अदर कॉज। अदर कॉज यानी कि जिसपे ह्यूमन भी हो सकता है और वो कुदरत का भी एक आपके ऊपर एक तरीके से पनिशमेंट हो सकती है। जैसे बॉयलर बर्स्ट हो गया, कंपनी में कुछ आप काम कर रहे थे और बॉयलर जो था, जो चिमनी थी, उसमें आग लग गई या बर्स्ट हो गया। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन हो गया, यानी इंडिया और रशिया बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि किसी एक थर्ड कंट्री को नहीं पसंद आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो गया? एक्सचेंज रेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ गया, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। सो ये सब सारे किसमें आ जाएंगे? पॉलिटिकल टेंशन और सारी चीजें अदर कॉजेज में आ जाएंगे। स्टूडेंट, आई होप आपको ये बिजनेस रिस्क और उसके कॉजेज भी समझ में आ गए होंगे। अब हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स बचे जो हम 10 से 15 मिनट में फिनिश कर देंगे। वीडियो ऑब्वियसली थोड़ी लंबी बनेगी, बट यस, ये वीडियो करने के बाद आपको कोई भी और रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आप इसको अच्छी तरीके से देख लेना, समझ लेना, एंड यू ट्राई टू राइट द आंसर इन योर ओन स्टेटमेंट। स्टूडेंट, डोंट चेंज एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, बट यू कैन चेंज द वर्ड। प्लीज ट्राई टू इंक्लूड दिस टेक्स्ट बुक वर्ड्स। एंड स्टूडेंट, हर टीचर बेस्ट होता है, हर टीचर आपको अपने तरीके से बेस्ट ही समझाएगा। तो जो भी आपके टीचर बता रहे हैं उसको आप प्लीज फॉलो करें और सक्सेस आपकी होगी। सो विदाउट डिलेइंग, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक।
अब इस टॉपिक में हमारा इस चैप्टर में मैक्सिमम चीजें थी वो कवर हो गई, इसमें कुछ भी नहीं छूटी है। प्लीज इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्रिप्शन ये थोड़ा सा मोटिवेशन देता है स्टूडेंट जो उभरते हुए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए भी। तो मैं इसी तरीके से आपके लिए एक एक चैप्टर के रिविजन्स लेके आता रहूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।